नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल लखनवाली में फिर से स्वागत करते हैं। रीट के समस्त विद्यार्थियों का तहे दिल से स्वागत है। उनके लिए रीट के विद्यार्थियों के लिए खास वीडियो है। 2015 का रीट का जो पेपर था उसको हम आज सॉल्व करवा रहे हैं। तो आज इसमें हम बात करेंगे L2 यानी लेवल सेकंड की हम बात करेंगे, जिसमें हम संस्कृत भाषा फर्स्ट आज आपको समझाएंगे पूरा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हम भाषा फर्स्ट की बात कर रहे हैं। इसमें आपके दो भाषाएं आती हैं। हम संस्कृत भाषा की बात कर रहे हैं, संस्कृत भाषा फर्स्ट और संस्कृत भाषा सेकंड। तो आज हम इसमें L2 की बात कर रहे हैं। L1 की हम दोनों ही भाषाओं को आपको अच्छे से समझा चुके हैं, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो इसमें हम L2 की बात कर रहे हैं, भाषा फर्स्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देखिए संस्कृत भाषा फर्स्ट यहाँ लिखा हुआ है, खंड आपका सेकंड लिख रहा है। यहाँ पर सबसे पहला हमारा प्रश्न है। सबसे पहले प्रश्न को हम समझते हैं, आपको अच्छे से जूम करके दिखा देते हैं और एक एक प्रश्न को हम आपको अच्छे से समझाएंगे। उसके बाद आपको एक एक ऑप्शन को व्याख्या के साथ में बताएंगे। चलिए 31 नंबर का हमारा सवाल है। सवाल बहुत ही आसान सा है। चतुर्वेद भाषा कौशलेषु द्वितीय कौशलम अस्ति। कह रहे हैं कि जो चतुर्वेद कौशल हैं, हमारे संस्कृत भाषा शिक्षण के अंदर 4 प्रकार के कौशल होते हैं। ठीक, अब उन 4 कौशल जो हैं हमारे, उनका क्रम आपको ध्यान रहना चाहिए, क्योंकि इस से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपके आ चुके हैं। आप बार बार देख रहे होंगे, अलग अलग प्रकार से आपका सवाल पूछा गया है। तो बताइए, श्रवण होगा, संभाषण होगा, पठन होगा या लेखन होगा? आपको दूसरे नंबर का कौन सा कौशल आता है वो बताना है। तो हमेशा आपको याद रखना, एक ट्रिक हम आपको बार बार बताते हैं, एक ट्रिक याद रखनी है आपको, कभी भी आपका ये सवाल गलत नहीं हो सकता। SBPL ये हमारी एक ट्रिक है, सिंपल सी SBPL। अब इसमें आपके 4 हैं। S का मतलब श्रवण कौशल होता है, 1 नंबर पे आएगा। 2 नंबर पे B का मतलब भाषण कौशल आएगा और P का मतलब होता है पठन कौशल और लास्ट में आपका L का मतलब लेखन कौशल आता है। ये हमारे 4 कौशलों का क्रम है। इसी क्रम को आपको ध्यान में रखना है। तो सवाल में पूछा जा रहा है द्वितीय कौशल, तो दूसरे नंबर पे आपके क्या लिख रहा है? SB। तो B का मतलब आपको हमने बताया था अभी भाषण कौशल होता है। क्या होता है? भाषण कौशल। तो B का मतलब भाषण कौशल है। तो ऑप्शन में देख लीजिए, भाषण कहाँ लिख रहा है? ये लिख रहा है संभाषण। तो भाषण संभाषण तो एक ही मतलब हुआ ना, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। ठीक है, यानी कि दूसरा हमारा जो कौशल होगा वो संभाषण कौशल होगा और पहला कौशल होगा वो श्रवण कौशल होगा, दूसरा हमारा संभाषण कौशल होगा, तीसरा कौशल पठन कौशल होगा और लास्ट का हमारा लेखन कौशल होता है। लेकिन हमसे यहाँ पर दूसरा कौशल पूछा गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा संभाषण। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, देखिए ये भी आपका श्रवण कौशल से ही संबंधित सवाल है। पूछ रहे हैं कि श्रवण कौशलस्य प्रमुख साधनम अस्ति। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, सवाल आप समझ गए होंगे। श्रवण कौशल का प्रमुख साधन बताना है। प्रमुख साधन क्या होगा? ऑप्शन है शामपट्ट है, पुस्तकम, गुरुमुखम, चित्रम। बताइए इन चारों में से आपका आंसर क्या होगा? अपना अपना आंसर सोच कर रखें और लास्ट में कमेंट के रूप में अपना स्कोर जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, इसका हम राइट आंसर बता देते हैं। इसका राइट आंसर होगा गुरुमुख। यानी कि श्रवण कौशल का प्रमुख जो साधन होता है वो गुरुमुख होता है। श्रवण कौशल आप समझ ही रहे होंगे। श्रवण कौशल के अंदर क्या होता है, जिसमें हम सुनने की क्षमता विकसित करते हैं, उसके साथ साथ उसका अर्थ भी हम उसको विकसित करते हैं। यानी सुनकर के अर्थ ग्रहण करने की क्षमता उसमें विकसित की जाती है। तो इस श्रवण कौशल का प्रमुख साधन हमारे सामने है गुरुमुख। देखो, शामपट्ट नहीं होगा, पुस्तक भी नहीं है और चित्र भी नहीं है, तो गुरुमुख है। सिंपल सा एकदम सवाल है। ठीक है, चलो अगला सवाल। अगला सवाल हमारा देखिए, ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है और आसान सवाल है। सस्वर पठनम आवश्यकम अस्ति। जो सस्वर पठन हम करते हैं, सस्वर पठन आप जानते ही होंगे किस प्रकार से किया जाता है। जब आप कक्षा में जाते हैं, कोई आप पद्य पढ़ा रहे हैं, कोई श्लोक आप पढ़ा रहे हैं, कुछ भी आप पढ़ा रहे हैं, कोई भी पाठ किसी भी विधा में हो सकता है, तो हम क्या करते हैं, यानी कि एक शिक्षक क्या करता है कक्षा के अंदर, बच्चों के सामने उस पाठ को एक अच्छे प्रकार से उतार चढ़ाव के साथ में, ठीक है, आरोह अवरोह के साथ में, शुद्ध उच्चारण के साथ में उसको पढ़ता है।
यानी कि उसका पठन करता है, उसको कहते हैं सस्वर पठन। ठीक, अब ये क्यों आवश्यक है भाई बताइए? शुद्ध उच्चारण के लिए, भाव ग्रहण के लिए, या काठिन्य निवारण के लिए, या प्रश्नानाम समाधानाय? बताइए किसके लिए आवश्यक है ये? तो इसका हम राइट आंसर बता देते हैं। इसका राइट होगा शुद्ध उच्चारणार्थम, यानी शुद्ध उच्चारण के लिए सस्वर पठन बहुत आवश्यक होता है। जैसे मान लो कक्षा के अंदर आप कोई श्लोक पढ़ा रहे हैं बच्चों को, ठीक, अब सस्वर पठन आप करेंगे श्लोक का, यानी उस श्लोक को आप बहुत ही अच्छे प्रकार से बोलेंगे, छंद का ध्यान रखेंगे, उतार चढ़ाव कहाँ पर कैसे करना है वो ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, किस प्रकार से उसको लय में बोलते हैं वो ध्यान रखेंगे, वो सारी चीज़ आप ध्यान रखेंगे और शुद्ध उच्चारण का विशेष ध्यान आपका रहेगा। तो इसका जो मुख्य आवश्यक है हमारे लिए सस्वर पठन की आवश्यकता, वो होती है शुद्ध उच्चारण के लिए। यही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, देखिए 34 नंबर का सवाल। अब सवाल क्या कह रहा है एक बार समझते हैं। सवाल कहता है संस्कृत शिक्षणे कानि उपकरणानि प्रयुक्तानि सन्ति? संस्कृत शिक्षण में कौन से उपकरण प्रयुक्त हैं? यानी संस्कृत शिक्षण जो हम करवाते हैं उसमें कौन से उपकरण प्रयुक्त हैं, कौन से साधन प्रयुक्त हैं? बताइए, केवल श्रव्य उपकरणानि, या केवल दृश्योपकरणानि, या चित्राणि, या फिर दृश्य श्रव्य उपकरणानि? बताइए भाई, बहुत ही सरल सवाल है। कौन से उपकरण प्रयुक्त होते हैं? तो राइट हो जाएगा आपका डी, यानी कि दृश्य श्रव्य उपकरण। यानी दृश्य उपकरण भी इसमें शामिल होते हैं जिनको हम देखते हैं, और श्रव्य जिनसे हम सुनते हैं। तो दोनों ही प्रकार के उपकरण इसमें प्रयुक्त हैं। किसमें? संस्कृत शिक्षण में। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल हम देखते हैं। देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। देखिए सवाल को समझते हैं। सवाल कह रहा है अनुवाद शिक्षण से विधयः सन्ति। अनुवाद शिक्षण की विधियां हैं। तो अनुवाद आप जानते ही हैं, ट्रांसलेशन करते हैं, संस्कृत से हिंदी में अनुवाद करते हैं, हिंदी से हम संस्कृत में करते हैं, या फिर अंग्रेजी से हिंदी में, या फिर अंग्रेजी से संस्कृत में अनुवाद करना। तो अनुवाद जो शिक्षण है हमारा, उसमें कौन कौन सी विधियां हैं, ये हमारा सवाल है। पुस्तक विधि ही, दूसरा ऑप्शन है द्विभाषी विधि ही, और तीसरा है तुलना एवं अनुकरण विधि, और लास्ट में ऑप्शन है सर्वाहा। तो इसमें राइट आंसर बताइए क्या होगा? आप लोगों ने सोच लिया होगा आपका आंसर क्या होगा, बताइए क्या आंसर है। चलो हम बता देते हैं भाई, हमारा आंसर एकदम करेक्ट आंसर है हमारा दोस्तों सर्वाहा, यानी कि डी वाला ऑप्शन है। अनुवाद शिक्षण जब आप पढ़ोगे, यदि आपने पढ़ रखा है तो आपको जरूर पता होगा कि ये सारी विधियां जो होती हैं वो अनुवाद शिक्षण में ही चलती हैं। यानी पुस्तक विधि के अंदर हम पुस्तक की सहायता से अनुवाद करवाते हैं, जैसे कि रचना अनुवाद कौमुदी, अन्य और भी बृहद रचना अनुवाद कौमुदी, अन्य कई प्रकार की पुस्तकें प्रचलित हैं। द्विभाषा विधि या द्विभाषी विधि, ठीक है, एक ये विधि भी हमारी चलती है अनुवाद शिक्षण में। तुलना एवं अनुकरण विधि भी आपके अनुवाद शिक्षण की विधि है। ऐसे करके ये सारी विधियां इसमें चलती हैं। तो उत्तर हो जाएगा सर्वाहा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है। 36 नंबर का सवाल कह रहे हैं संस्कृत शिक्षणे परंपरागत सहायकोपकरणम अस्ति। सवाल एकदम सिंपल है, सवाल आपको समझ में आ गया होगा। संस्कृत शिक्षण में परंपरागत सहायक उपकरण जो है वो क्या है? ऑप्शन है दूरदर्शनम, शामपट्ट है, चित्रम, या फिर आकाशवाणी। बताइए राइट आंसर क्या होगा? संस्कृत शिक्षण की बात कर रहे हैं हम, तो संस्कृत शिक्षण में परंपरागत जो सहायक उपकरण है, जो परंपरा से चला आ रहा है, वो कौन सा उपकरण है? तो राइट होगा इसमें शामपट्ट। यानी कि शामपट्ट जो है वो परंपरागत उपकरण है। ये परंपरा से बहुत लंबे समय से हमारा शामपट्ट एक उपकरण के रूप में शिक्षण में चल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूरदर्शन, चित्र, आकाशवाणी ये परंपरागत उपकरण यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, तो अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल देखो, बहुत ही मतलब ये मानो कि इम्पोर्टेंट सवाल है आपका। देखिए सवाल को समझो एक बार। 37 नंबर का है। संस्कृत शिक्षणे अन्वयस्य द्वितीय भेद है
वर्तते। कितना सुंदर सवाल है। कह रहे हैं कि संस्कृत शिक्षण के अंदर अन्वय का दूसरा भेद कौन सा है। पहले तो आपको ये बता दें कि जो अन्वय होता है संस्कृत शिक्षण के अंदर, अन्वय जो हम करते हैं किसी भी श्लोक या पद्य का, ठीक है, वो अन्वय आपका दो प्रकार का होता है। अन्वय तो आप जानते ही हैं, जब कोई भी श्लोक होता है ना तो वो इधर उधर उसमें कर्ता कर्म क्रिया वगैरह इधर उधर मतलब लिखी हुई होती है, मतलब व्यवस्थित नहीं होता है, उसका अर्थ व्यवस्थित तरीका से नहीं रहता है। तो हमें उसके अर्थ को व्यवस्थित करने के लिए उसको एक लाइन में जमाना पड़ता है, एक पंक्ति में उस पूरे श्लोक को हमें जमाना पड़ता है, उसको अन्वय कहते हैं। यानी कि कौन सी क्रिया आएगी पहले, या फिर कर्ता पहले आएगा या विशेषण पहले आएगा, उसका क्या पहले आएगा, इसके कुछ नियम होते हैं अन्वय की, ठीक है। तो आई बटन पे क्लिक करके भी आप देख सकते हैं, क्योंकि हमने पूरी जानकारी अन्वय के बारे में उसमें दी है, आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो अन्वय हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है खंडान्वय, एक होता है दंडान्वय। लेकिन सवाल ये कह रहा है कि दूसरा जो अन्वय है दूसरे नंबर पे, वो द्वितीय भेद के रूप में कौन सा है, खंडान्वय या दंडान्वय या शब्दान्वय या अर्थान्वय, ये हमारा सवाल है। अन्वय तो पता है आपको कि भाई दो प्रकार होते हैं, एक तो दंडान्वय होता है, एक खंडान्वय होता है, लेकिन सवाल कह रहा है द्वितीय भेद कौन सा है। कितना अच्छा सुंदर सवाल है कि नहीं। तो चलो आंसर बता देते हैं, इसका द्वितीय भेद होगा खंडान्वय। क्या होगा, खंडान्वय। यानी पहला भेद हमारा दंडान्वय है और दूसरा भेद खंडान्वय है। एक तो दंडान्वय प्रकार से हम किसी भी श्लोक को पढ़ा सकते हैं और दूसरा प्रकार हमारा खंडान्वय है, खंडान्वय विधि की सहायता से हम पढ़ा सकते हैं, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बहुत ही सुंदर सवाल है, हम कह सकते हैं सबसे सरल सवाल है ये। देखिए सवाल को समझो एक बार। संस्कृत भाषायाम स्वराः सन्ति, संस्कृत भाषा में स्वर हैं। बताइए, य वे रे ले, श श श अ ई उ री या यम गणनम। बताइए इन ऑप्शन में से बताना है कि स्वर कौन से हैं। तो सिंपल सा है भाई, सी आंसर हो जाएगा। अ ई उ री ये हमारे स्वर हैं, बाकी जो देख पा रहे हैं ये व्यंजन हैं, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल हमारा देखिए, ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है। एक बार इसको एडजस्ट कर लेते हैं और फिर हम इसको समझते हैं। देखिए सवाल हमारा है, तो देखिए सवाल समझते हैं। लिखा हुआ संस्कृत भाषा सर्वाधिक समीचीना भाषा कथ्यते। कहते हैं कि संस्कृत भाषा सर्वाधिक समीचीन भाषा कहलाती है, या कहते हैं समीचीन भाषा का मतलब अच्छी भाषा, ठीक है। किसके लिए कहते हैं बताइए, दूरदर्शन के लिए, दूरदर्शनार्थम, संगणकार्थम या चित्रार्थम या ध्वनि विस्तार यंत्रार्थम। किसके लिए समीचीन भाषा कहते हैं, संस्कृत भाषा को सर्वाधिक समीचीन भाषा किसके लिए कहते हैं, बिल्कुल सटीक परफेक्ट कह सकते हैं। किसके लिए, दूरदर्शन के लिए या संगणक के लिए या चित्र के लिए या ध्वनि विस्तारक यंत्र के लिए। तो चलो राइट आंसर बता देते हैं। इसका राइट आंसर है बच्चों ये वाला, बी ऑप्शन, यानी संगणक यंत्र के लिए। अब संगणक क्या होता है आप जानते ही होंगे, संगणक का मतलब होता है कंप्यूटर। क्या मतलब होता है, कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के लिए हमारी जो संस्कृत भाषा है वो एकदम परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट। ये जितने भी रिसर्च हुए हैं उसमें ये साबित हो चुका है। आने वाले समय में कंप्यूटर की ये मुख्य लैंग्वेज के रूप में आएगी आपके सामने। आप इसके अलावा मोबाइल्स के अंदर भी आपको पता है कि संस्कृत भाषा आपकी ऐड हो चुकी है। बहुत सारे ATM के अंदर भी संस्कृत भाषा आपकी चल रही है। तो ऐसे करके आने वाले समय में सब जगह पर आप संस्कृत भाषा ही देखोगे, क्योंकि ये सभी भाषाओं की माँ है, जननी है। चलो आगे देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, बहुत ही सुंदर सवाल है, 40 नंबर सवाल की हम बात कर रहे हैं। देखिए सवाल कह रहा है, बुनियादी शिक्षा केन प्रवर्तिता। जो बेसिक एजुकेशन होती है हमारी बुनियादी शिक्षा, उसके प्रवर्तक कौन हैं। ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद महोदय, एन गोपाल स्वामी द्वारा, या डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी द्वारा, या महात्मा गांधी महोदयन। इनमें से आंसर बताना है, बुनियादी शिक्षा के प्रवर्तक कौन हैं। तो चलो हम सीधा ही आंसर बता देते हैं। तो इसका आंसर है महात्मा गांधी जी, यानी महात्मा गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा की बात की है। ये प्रश्न भी कई बार रिपीट होके आ चुका है, इसलिए आपको हर प्रश्न को समझना है, सुनना है,
कोई बात नहीं है, आधा पौना घंटा 1 घंटा आपका वीडियो रहेगा, एक बार सुन लो तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जो हमारा है वो गद्यांश पर आधारित है। तो सबसे पहले हम गद्यांश को ही पढ़ते हैं और गद्यांश को हम समझते हैं। एक बार एडजस्ट कर लेते हैं, इसको अच्छे से आपको दिख जाए और समझ में भी आ जाए। तो देखिए गद्यांश हमारे सामने लिखा हुआ है, एक बार हम पढ़ते हैं। अधोलिखित अपठितम गद्यांशम आधारीकृत्य निम्नलिखिताः प्रश्नाः समाधेया। ठीक है, अधोलिखित अपठित गद्यांश को पढ़ करके निम्नलिखित प्रश्नों को आपको उत्तर देना है। तो पहले हम समझ लेते हैं क्या लिखा है। श्रवण कुमार है पितृभक्त बालक आसीत। श्रवण कुमार पितृभक्त बालक था। ठीक है, पितृभक्त बालक था। तस्य माता पितरौ नेत्रहीनौ आस्ताम। उसके माता पिता नेत्रों से हीन थे। ठीक है, मतलब अंधे थे। से सदा तयो सेवाम करोति स्म। वह उनकी सदैव सेवा करता था। वह उनकी सदैव सेवा करता था। आगे लिखते हैं, एकदा श्रवणस्य पितरहु तम एवदताम। एक बार श्रवण के माता पिता ने उसको बोला। किसको बोला? श्रवण को बोला। किसने बोला? श्रवण के माता पिता ने। क्या बोला? वत्स आवाम तीर्थ यात्राम कर्तुम इच्छावह। कि हे पुत्र, हम दोनों की तीर्थ यात्रा करने की इच्छा है। श्रवण कुमार है, आज्ञाकारी पुत्र है। आसीत, श्रवण कुमार आज्ञाकारी पुत्र था। सह पित्रोः आज्ञाम अपालयत। उसने पिता की आज्ञा का पालन किया। श्रवण कुमार है एकस्याम वहंगिकायाम पितरहु उपावेशयत अथ सह ताम स्कंदे धृत्वा तीर्थ यात्रायै प्राचलत। देखो बहुत ही सुंदर बात लिखी है। लिखते हैं, श्रवण कुमार एक वहंगिका मतलब बांगी होती है। आप जानते होंगे भाई, इस तरह की एक बांगी होती है। देखो जिसमें मतलब पुराने टाइम में सब्जी वगैरह ढो के ले जाते थे, इस तरह की होती है एक सिस्टम। ये बांगी बोलते हैं इसको, बहंगी संस्कृत में। ठीक है, इसमें आप कोई भी सामान रख के और इसको कंधे पे रख के और ले जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको वहंगी कहते हैं, इसको बांगी ऐसा एक नाम है यहाँ पर राजस्थानी संस्कृति के अंदर। इसमें माता पिता को बैठा लिया दोनों को। ठीक है, इधर माता और इधर पिता, कैसे भी मान लो वो, तो इस पे बैठा के और वो स्वयं यहाँ से वो इस पे बैठा के ले जाता है खुद। ठीक है ना, तो ये हमारी वहंगी होती है। तो कह रहे हैं श्रवण कुमार एक बांगी में माता पिता को बैठा लेता है और उसके बाद में अपने कंधे पर धर करके या धारण करके तीर्थ यात्रा के लिए प्रारंभ हो गया, यानी तीर्थ यात्रा पर निकल गया। ये आप समझ गए होंगे। कंप्लीट इसमें हमने आपको समझाया है पूरा। अब इसके आधार पर जो प्रश्न हैं उनको हम समझ लेते हैं। ठीक है, इसी में से प्रश्न पूछे जाएंगे आपके गद्यांश के अंदर से। तो गद्यांश के आधार पर हमारा पहला सवाल है। चलिए पहला सवाल समझते हैं। एक बार अच्छे से आपको झूम करके एडजस्ट करके अच्छे से समझा देते हैं। देखिए सवाल है, माता पितरौ इत्यस्य समास विग्रह अस्ति। माता पितरौ जो हमारा पद है, इसका समास विग्रह बताना है। कितना प्रसिद्ध उदाहरण है बताइए। माता चे पिता चे, मातुः पितर है, माता पितरौ या मात्रो पितरो। तो सिंपल सा है, आपको पता लग गया होगा आंसर क्या होगा हमारा। तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी माता चे पिता चे, मतलब माता और पिता, ऐसा यहाँ अर्थ निकलेगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा माता चे पिता चे। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल है हमारा 42 नंबर। धृत्वा इत्यत्र कै प्रत्यय प्रयुक्त है, यानी धृत्वा का मतलब होता है धारण करके। क्या अर्थ होता है? धारण करके। अब करके अर्थ होता है किसका? तो आप देख लीजिए, हमारा ऑप्शन है त प्रत्यय, शानच प्रत्यय, तवतु प्रत्यय और त्वा प्रत्यय। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको जानकारी होगी प्रत्ययों की, तो उसके हिसाब से तो आपको पता लग रहा होगा। तो वैसे देखने से तुरंत पता लग रहा है हमारा राइट आंसर क्या होगा। चलिए बता देते हैं, डी ऑप्शन, यानी कि डी नंबर का ऑप्शन होगा त्वा प्रत्यय। द्रि में हमने त्वा लगाया तो त्वा में से आपका क हट जाता है, तो बच जाएगा द्रि और त्वा, धृत्वा। ऐसे ही खादित्वा, पठित्वा, हसित ऐसे बनते हैं आगत। ठीक है, इस तरह से हमारे ये कई उदाहरण बन जाते हैं।
ठीक है ना। तो कुल मिला के हमारा यहाँ पर धृ धातु से हो जाएगा त्वा प्रत्यय और बन जाएगा सिंपल धृत्वा, धारण करके, ऐसा अर्थ निकलता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। अगला सवाल हम देखते हैं। अब देखिए अगला सवाल हमारा शब्द रूप और तो देखिए फ्रेंड्स अगला सवाल जो है वो शब्द रूपों पर आधारित है। सवाल समझते हैं। तीर्थ यात्रा यही इत्यस्य का विभक्ति ही। तीर्थ यात्रा यही जो हमारा शब्द लिखा हुआ है इसमें विभक्ति बतानी है। तो सबसे पहले तो आप शब्द समझो कि शब्द क्या है। तो शब्द है आपके सामने तीर्थ यात्रा। क्या शब्द है? तीर्थ यात्रा। अब देखो तीर्थ यात्रा जो शब्द है इसका रूप किसके हिसाब से चलेगा, ये हमें पहचान करना बहुत ज़रूरी होता है। तो बताइए आप। तो यात्रा लास्ट वाला है उसको देखना है। तो रमा की तरह चलेगा। आप तो ऐसे याद रखो, रमा या लता या सीता या गीता किसी की तरह चला लो आप। तो रमा का याद होना चाहिए, लता का याद होना चाहिए, तभी तो यात्रा का चला पाओगे। तो बताइए तीर्थ यात्रा यही ऐसा कहाँ पर आता है? षष्ठी में, चतुर्थी में, पंचमी में या तृतीया में? किस जगह आता है ऐसा बताइए। चलो आंसर क्या होगा? तो चलो हम आपको बता देते हैं एक बार रमा शब्द बोल करके, उसमें आपको पता लग जाएगा कहाँ पर ऐसा आ रहा है। तो रमा का रूप हम बोल के बता रहे हैं। रमा रमे रमाहा, रमाम रमे रमाहा, रमया रमाभ्याम रमाभिः। चतुर्थी बोल रहे हैं अब, रमायई। देखो चतुर्थी में बनता है रमायई, रमाभ्याम रमाभ्य। ये हमारा चतुर्थी का रूप है। तो आप अंदाज़ा लग गया होगा आपको। ऐसे ही यात्रा का बोलेंगे तो यात्रा यई, लता यई, रमा यई, हो गया। तो कुल मिला के यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, समझ में आ गया होगा आपको। तो यहाँ हो जाएगा चतुर्थी एकवचन। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये चतुर्थी एकवचन का रूप है। तो यात्रा शब्द रमा की तरह चल जाएगा। ऐसे आपको पहचान करनी होती है। ठीक है। अगला सवाल। अगला सवाल हमारा धातु रूप पर आधारित है। देखिए लिखा हुआ है ए पालयत इत्यत्र लकार है अस्ति। लकार बताना है आपको। ए पालयत। हमने आपको एक चीज़ बताई थी कि किसी भी धातु में यदि पहले ए लगा हुआ है तो आँख बंद करके, मतलब बिना संकोच के, बिना ज़्यादा दिमाग लगाए आप फटाफट आंसर लगा दीजिए लंग लकार। यानी कि ये लंग लकार में ही ऐसा होता है और किसी भी लकार में नहीं होता। लंग लकार का मतलब भूतकाल होता है। तो राइट आंसर हमारा लंग लकार होगा। जहाँ भी ऑप्शन में मिल रहा है फटाफट ढूंढ लीजिए। ए नंबर पे लिखा है लोट लकार, गलत। लट लकार गलत। लुंग लकार गलत। डी में लिखा है लंग लकार, बिल्कुल सही है भैया। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। ए लगा हुआ है धातु में, जैसे ए पठत, ए हसत, ए वदत, अ लिखत, ऐसे आपको लिखेगा ए पालयत। ठीक है। तो समझ जाना लंग लकार का रूप है। ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं। इस तरह से आपको हम साथ साथ में ट्रिक भी बता रहे हैं। अगला सवाल है श्रवण कुमार है आज्ञाकारी पुत्र है आसीत अत्र विशेषणम अस्ति। यहाँ पर आपको विशेषण बताना है। आप विशेषण जानते ही हैं, जो विशेषता होती है किसी की भी। हमने कहा कि काला व्यक्ति, तो व्यक्ति की विशेषता है काला। हमने कहा कि सफ़ेद कपड़ा, तो कपड़े की विशेषता है सफ़ेद। ऐसे ही हमने कहा आज्ञाकारी पुत्र, तो पुत्र की विशेषता है आज्ञाकारी, और जो विशेषता होती है उसी को विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है विशेषण क्या है। तो यहाँ लिखा हुआ है श्रवण कुमार आज्ञाकारी पुत्र था, तो पुत्र की विशेषता है आज्ञाकारी, मतलब आज्ञाकारी जो शब्द है वो विशेषण है। तो राइट आंसर हमारा सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ये यानी आज्ञाकारी जो है वो क्या है बताइए बच्चों। ये हमारा शब्द है विशेषण। क्या है? विशेषण। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे हम देखते हैं। आगे हमारे सामने एक गद्यांश है। चलिए गद्यांश को समझ लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो गद्यांश को एक बार एडजस्ट करके आपको बता देते हैं, और इसमें क्या है, क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब आपको समझा देते हैं। क्योंकि जब तक गद्यांश को आप नहीं समझोगे तो उत्तर कैसे दोगे भाई। तो देखिए लिखा हुआ है अधोलिखित गद्यांशम पठित्वा निम्नलिखिताः प्रश्नाः समाधेया। तो गद्यांश को पढ़ते हैं। देखिए भारतस्य उत्तरस्यां दिशि हिमालयो नाम नगाधिराजः वर्तते। कहते हैं कि भारत की उत्तर दिशा में हिमालय नाम का एक पर्वत है, नगाधिराज है, यानी पर्वतों का भी राजा हिमालय है। ठीक है। आगे लिखते हैं स हिम मंडितैः दुर्गमैश्च निज शिखरै
प्रहरीव भारतस्य रक्षाम करोति। लिखते हैं कि स हिममंडितहि, यानी वह हिममंडितई, हिममंडित के द्वारा यानी बर्फ के द्वारा, अपने हिममंडित है बर्फ से मंडित, उसके द्वारा दुर्गमैश्च और दुर्गमता के द्वारा, निज शिखरई अपने शिखर के द्वारा, जो ऊपर बहुत ऊंची शिखर है उनकी चोटी है उसके द्वारा, प्रहरीव प्रहरी के समान भारत की रक्षा करता है। ठीक है, भारत की रक्षा एक प्रहरी के समान करता है वो। हिममंडित दुर्गम निज शिखरों के माध्यम से प्रहरी के समान भारत की रक्षा करता है हिमालय पर्वत। आगे लिखते हैं दक्षिण दिशायाम च हिंद महासागर और भारत मातु चरण प्रक्षालनम करोति। लिखते हैं कि दक्षिण दिशा में हिंद महासागर भारत माता के चरणों को धोता है। भारत देश है कृषि प्रधान देशोस्ति या कृषि प्रधानोस्ति, भारत देश कृषि प्रधान है। अस्य पर्वतेभ्य निर्गताः नद्यः निज पावनेन जलेन वसुंधराः सस्य श्यामलाम कुर्वन्ति। कहते हैं कि इसके पर्वतों से निकलने वाली नदियाँ अपने पावन जल से धरती को, अपने पावन जल से वसुंधरा यानी कि इस पृथ्वी को सस्य श्यामला कुर्वन्ति मतलब हरी भरी कर देती हैं। नदीषु गंगा पवित्रतमा वर्तते, नदियों में गंगा नदी पवित्र है। अस्याः जलम अमृत तुल्यमस्ति, इसका जल अमृत के समान है। यमुनायाः जलमपि पवित्रम मन्यते, यमुना का जल भी पवित्र माना जाता है, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ऐसे करके इसमें हमने अभी देखा जो 4-5 लाइन थी वो हमने एकदम आपको अच्छे से समझाई हैं, आप समझ गए होंगे। अब इसके आधार पर जो प्रश्न हैं उनको समझ लेते हैं। चलिए इसके आधार पर हमारा पहला सवाल समझते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इस गद्यांश के आधार पर सवाल समझते हैं। देखिए पहला सवाल है, दिशि इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति किम वचनम च। हमारा एक पद है दिशि, इसमें आपको विभक्ति वचन बताना है। दिशि, आपको दिक् धातु का रूप याद करना होगा इसके लिए। दिक् किसका? दिक्, दिक् यानी दिशा होता है, दिक् दिक् दिशा। ठीक है, अब दिक् शब्द आपको याद करना है। तो दिक् शब्द में आप जब बोलोगे तो आपको दिशि एक जगह मिलेगा। कहाँ मिलेगा? षष्ठी एक वचन, द्वितीया एक वचन, सप्तमी द्विवचन, सप्तमी एक वचन। तो राइट आंसर हम बता देते हैं सीधा। आपको शब्द रूप याद करने हैं, बिना शब्द रूप के आपको ये सब समझ में नहीं आएगा। तो आपका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी कि सप्तमी एक वचन के अंदर बनता है दिशि। ठीक है, क्या बनता है? दिशि। समझ गए? चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा संधि पर आधारित सवाल, एकदम सिंपल है। देखिए, प्रहरीव अत्र संधि विच्छेदः कुरुते है। यहाँ पर कह रहे हैं कि संधि विच्छेद करना है। प्रहरीव शब्द है जो कि एकदम सिंपल है। तो इसमें आपको पता है प्रहरीव जो शब्द है हमारा, इसमें आपकी दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है? दीर्घ। अब इसमें दीर्घ संधि है तो इसके हिसाब से आपको देखना है ऑप्शन सही कौन सा होगा। प्रहरी धन इव, प्रह धन रीव, प्रहर धन इव, प्रधन हरीव। तो आप समझ गए राइट आंसर क्या होगा। हमने कहा है कि दीर्घ संधि है यहाँ पर। तो प्रहरी आप जानती हैं प्रहरी शब्द होता ही है, और इव आपको पता ही है। तो प्रहरी धन इव, इन दोनों को जोड़ने पर प्रहरीव बन जाएगा दीर्घ संधि होकर के। तो राइट आंसर होगा ए नंबर का, ये प्रहरी धन इव बनेगा। ठीक है, जोड़ेंगे तो प्रहरीव बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। अगला सवाल है हमारा, देखिए हमारा अगला सवाल है दोस्तों, पवित्रतमा इत्यत्र कै प्रत्यय है। एक हमारा शब्द है पवित्रतमा। जैसे अभी कहा था कि नदियों में गंगा नदी पवित्र है, सभी नदियों में गंगा नदी पवित्र है। तो पवित्रतमा जो है इसमें कौन सा प्रत्यय है? तरफ, तसिल, तमप या तव्यत? बताइए। चलिए आंसर बता देते हैं। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स सी, यानी कि तमप प्रत्यय है। तमप प्रत्यय जो होता है
वो होता है जब हम किसी को भी एक बहुत बड़े समूह में से या बहुत सारों में से अलग करके हम उसको बताते हैं, श्रेष्ठ या निकृष्ट कुछ भी हम बताते हैं, उसको विशेष बताना होता है, तो हम तमप का प्रयोग करते हैं, तमप का। और जब दो में से किसी एक को हम बताते हैं तो वहाँ पर तरप का करते हैं, तरप। जैसे राम और मोहन में मोहन श्रेष्ठ है तो वहाँ पर हम तरप का प्रयोग करेंगे। लेकिन हमने कहा कि सभी बालकों में मोहन चतुर है तो वहाँ तमप का प्रयोग करेंगे। हमने कहा कि नदियों में गंगा नदी पवित्र है तो पवित्र तमा आएगा, इसीलिए यहाँ पर तमप प्रत्यय है। ठीक है, तमप, पवित्र तमा। समझ गए बात? ऐसे आपका ये रूप बनता है तमप प्रत्यय लगा करके। अब ये स्त्रीलिंग है, नदी के साथ में जुड़ा हुआ है पवित्र तमा, इसीलिए स्त्रीलिंग का प्रयोग किया है। तो पवित्र तमह भी बनता है, पवित्र तमा, पवित्र तमम भी बनेगा। ऐसे गुरुतर है या गुरुतमह, गुरुतमा, गुरुतमम, ऐसा भी बनता है। तो आपको समझ में आ गया होगा प्रत्यय कौन सा होगा, तमप प्रत्यय है। प्रत्यय का वीडियो आप देख लो, उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल है आपका एकदम सिंपल सा सवाल है। देखिए लिखा है अस्ति इति पदम लंग लकारे परिवर्तयत। अस्ति जो हमारा शब्द लिखा हुआ है इसको लंग लकार यानी कि भूतकाल में बदलना है। अस्ति स्ता संति तो लट लकार का रूप है, आपको लंग लकार में बदलना है। तो लकार याद होने चाहिए, बताइए क्या होगा, अति, आसीत, स्ते या संति। अरे अस धातु का रूप लंग लकार में बोलिए। तो चलिए हम बता देते हैं, आसीत, आस्ताम, आसन, तो बनता है आसीत। तो राइट आंसर हो जाएगा ये आसीत वाला। यानी कि अस्ति को हमें लंग लकार में बोलना है। जैसे पट धातु का बोलते मान लो तो ए पठत ए पठताम होता, लेकिन अस धातु का रूप चलता है आसीत, आस्ताम, आसन। जैसे हमने कहा कि एकस्मिन बने एक सिंह आसीत, एक वन में एक सिंह था, ऐसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आसीत। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल भी एकदम सरल है। सवाल है आपका निर्गताः इत्यत्र के उपसर्ग है। कितना सरल सवाल है। निर्गताः जो लिखा हुआ है इसमें उपसर्ग बताना है, नि, निस, नि या निर, कौन सा उपसर्ग है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा निर, यानी कि इसमें निर उपसर्ग है। निर उपसर्ग है और गम धातु है, ठीक है, उससे बना निर्गत है। क्या बना, निर्गत है। और आपका त प्रत्यय है ये वाला, ठीक, ये वाला प्रत्यय है और गम धातु, ये जाना अर्थ होता ही है, गते बनता है। तो इसमें गते है जो बना है उसमें आपका निर लगा के निर्गते बन गया, और यहाँ बहुवचन लिखा हुआ है इसलिए निर्गताः बना हुआ है। ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं। अब अगला सवाल है हमारा, देखिए काफ़ी अच्छा सवाल है, एक बार इसको समझ लेते हैं। सवाल कह रहा है अधोलिखित वाक्यस्य वाच्य परिवर्तनम कुरुते है। वाक्य है हमारा अहम ग्रामम गच्छामि। सिंपल वाक्य है, मैं गांव जाती हूँ या जाता हूँ। इसको वाच्य परिवर्तन करना है कर्म वाच्य में। बताइए, कर्म वाच्य में इसको हम बदलते हैं। तो देखिए हमारे ऑप्शन है मया ग्राम है गम्येत, मया ग्रामम गम्यते, मया ग्रामे गम्यते, मया ग्रामम गच्छामि। देखो वाच्य परिवर्तन में आपको नियम हमने बार बार बताया है, 311 का नियम लगाना होता है। मतलब सबसे पहले आप कर्ता को तृतीया में लाइए। तो हम अहम की जगह मया करेंगे, ये हमारा तृतीया का रूप आ गया। अहम शब्द का रूप बोलेंगे, अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया आवाव्यम अस्माभि। तो मया तृतीया में आ गया, मया। अब हमारा जो कर्म है यानी कि द्वितीय व्यक्ति जो होती है हमारी, उसको हमें प्रथमा में लाना होता है। तो ग्रामम जो लिखा हुआ है इसको ग्रामम को ग्राम है ऐसा हम लिखेंगे, यानी कि इसको हम लाएंगे प्रथमा में। किस में लाएंगे, प्रथमा में। अब हमारे सामने गच्छामी है, तो गच्छामी का जो रूप चलेगा वो ग्रामे के हिसाब से चलेगा। मतलब कर्म वाच्य में जो क्रिया चलती है वो कर्म के हिसाब से चलती है। अब हमारा गच्छामी का रूप गम्यते बनेगा, गम्यते, गम्यते, गम्यन्ते। तो ग्राम है के हिसाब से आपको लगाना है, तो आपका रूप बन जाएगा गम्यते। क्या बन जाएगा, गम्यते। ऐसे देखिए गम्यते, ये गे है, थोड़ा देखने में आपको दिक्कत हो रही होगी इसमें। देखिए यहाँ पर ये गे लिखा हुआ है, थोड़ा सा आपको इसमें साफ लिखा नहीं है। तो ऐसे करके देखो हमारा बन जाएगा मया ग्राम है गम्यते, ऐसा हमारा ये बनेगा। अब ऑप्शन में आप बताइए ऐसा कहीं लिखा हुआ है क्या। चारों ही ऑप्शन में इस प्रकार का लिखा हुआ नहीं है, इसलिए चारों ही ऑप्शन गलत हैं।
तो यहाँ पर कुल मिला के आपको बोनस दिया गया था। ये चारों ही ऑप्शन गलत होने के कारण ये बोनस में चला गया हमारा सवाल। ठीक है, आप समझ गए बात जो हम समझाना चाह रहे हैं। चलिए आगे बताते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, देखिए वाक्य को संशोधन करना है। तो सवाल है वाक्यमिदं संशोधयत बालाः दुग्धम पिबामि। बालाः दुग्धम पिबामि, इसको आपको शुद्ध करना है। बालाः दुग्धम पिबति, बालैः दुग्धानि पिबन्ति, बालाः दुग्धम पिबन्ति, बाला दुग्धाः पिबन्ति। तो राइट आंसर बताइए, अपना अपना आंसर सोचो आप, क्या होगा इसका शुद्ध रूप। बाला यानी बच्चे दूध पीते हैं, ऐसा हमारा ये होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ये वाला, बालाः दुग्धम पिबन्ति, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ए नंबर का ऑप्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि कर्ता बहुवचन है, क्रिया एक वचन, गलत हो गया। बाल है आपका एक वचन है यहाँ पर, क्रिया आपकी बहुवचन है, गलत हो गया। अब डी ऑप्शन में बालाः बहुवचन है, ठीक है। पिबन्ति बहुवचन है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन दुग्धाः गलत लिखा है, दुग्धम आएगा। ऐसे करके सारे ऑप्शन गलत हैं, यानी 3 आपके ये ऑप्शन गलत हो गए और एक आपका सही है। तो बालाः दुग्धम पिबन्ति, यही हमें बताना होगा। अगला सवाल, अगला सवाल है हमारा, देखिए व्याकरण से संबंधित है और एकदम सरल सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। सवाल कह रहा है रेखांकित पदम आधारीकृत्य प्रश्न निर्माणम करणीयम। प्रश्न निर्माण करना है। लिखा हुआ है जनाः लोभिन वर्तन्ते, लोग लोभी हैं, ऐसा लिख रहा है। लोग लोभी हैं, लोग क्या है, लोभी। जन है यानी लोग, लोभिना यानी लोभी, वर्तन्ते यानी हैं। तो आपको प्रश्न बनाना है, यानी कि कौन लोभी हैं, ऐसे ही तो बनाएंगे आप प्रश्न, कौन लोभी हैं। तो कौन लोभी हैं, तो इसके लिए हम किम शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हमारे सामने जना लिखा हुआ है। अब जनाः जो है वो आपका पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। अब पुल्लिंग है तो पुल्लिंग के हिसाब से आपको कै ये चलेगा, किम शब्द का रूप चलेगा कै कऊ के, कम कऊ कान, केन काभ्याम कई, ठीक है, क कऊ के। तो यहाँ पर आपको बनाना है क कऊ के बहुवचन, क्योंकि जनाः बहुवचन है तो आपका इसमें बहुवचन वाला रूप देखिए के आएगा ऑप्शन, यानी कि राइट आंसर आपका ए हो जाता है। तो यहाँ बनाना है आपको के लोभिना वर्तन्ते, कौन लोभी हैं। किम आएगा नहीं आपका क्योंकि ये नपुंसकलिंग में आ रहा है। कस्मिन आएगा नहीं, सप्तमी व्यक्ति का रूप है। के आएगा नहीं क्योंकि ये पुल्लिंग तो है लेकिन एक वचन है, और जनाः बहुवचन है तो वैसे ही नहीं आएगा ये। तो हमारा राइट हो जाएगा के, यानी के लोभिना वर्तन्ते, कौन लोभी हैं, ऐसा पूछा जा रहा है। अगला सवाल, अगला सवाल है हमारा सूक्ति पर आधारित है। तो एक सूक्ति दी हुई है, इसमें रिक्त स्थान दिया हुआ है, रिक्त उसकी पूर्ति करनी है, सूक्ति को बताना है पूरा। संगे शक्ति कलौ, तो आपको एक सूक्ति याद होगी, संगे शक्ति कलौ योगी। सूक्ति से संबंधित हमारा वीडियो चैनल पर है, आप देख लो अच्छे से। उसमें कक्षा 6 से 10वीं तक की जितनी भी हमारी सूक्तियाँ हैं उनको व्याख्या के साथ समझाया गया है, आप अच्छे से देखो, आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसमें हमारा हो जाएगा संगे शक्ति कलौ युगी, तो युगी आ जाएगा ये। तो हमारा आपका सी आंसर हो जाएगा युगी। तो यहाँ पर हो जाएगा युगे, संगे शक्ति कलौ युगी, ठीक है। यानी कलयुग में संगठन में शक्ति होती है, ऐसा यहाँ पर मतलब होता है इसका। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल 55 नंबर का हमारा बहुत ही अच्छा सवाल है। चलिए सवाल को समझ लेते हैं। लिखा हुआ है कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, इसको आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। तो ये तो प्रसिद्ध उदाहरण है, आपने यदि कारक पढ़ा होगा तो आपने षष्ठी और सप्तमी विभक्ति में देखा होगा। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं, यथष्ट निर्धारण एक सूत्र है, तो निर्धारण कर रहे हैं हम। तो बताइए कवे कालिदास श्रेष्ठ, कवि कालिदास श्रेष्ठ है, कवयो कालिदास श्रेष्ठ है, कविषु कालिदास श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर होता है षष्ठी और सप्तमी का प्रयोग। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि एकदम सही है डी, कविषु कालिदास श्रेष्ठ है। जब हम किसी भी समूह से अलग करते हैं, ठीक है, जाति गुण धर्म और ये संज्ञा के आधार पर, जाति गुण धर्म संज्ञा के आधार पर जब हम किसी समूह से किसी को अलग करते हैं तो वहाँ पर षष्ठी और सप्तमी विभक्ति का हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपकी कौन सी विभक्ति है, सप्तमी, कविषु, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा कविषु कालिदास श्रेष्ठ, अर्थ हो जाएगा कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं, एकदम सही है। अगला सवाल, अगला सवाल देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। कात्यायनस्य काः सन्ति, कात्यायन के क्या हैं।
यानी कात्यायन जी ने क्या लिखा है ऐसा समझ लो आप। सूत्राणी, वार्तिकानी, मंत्राणी या परिभाषा सूत्राणी। हमारे व्याकरण में 3 मुनि हैं जिनको हम त्रिमुनि के नाम से जानते हैं। किस नाम से? त्रिमुनि, जिसमें पतंजलि, पाणिनि जी और कात्यायन जी, 3 का नाम आता है। कात्यायन जी ने वार्तिक लिखे हैं। क्या लिखे हैं? वार्तिक। तो हमारा उत्तर हो जाएगा वार्तिकानी, ये ठीक है। और बता देते हैं, कात्यायन जी ने वार्तिक लिखे हैं और पतंजलि जी ने महाभाष्य लिखा है और पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी लिखी है। तो तीनों का याद रखना है, इनको त्रिमुनि कहा जाता है। तीनों ग्रंथों का नाम याद रखना है। तो कात्यायन जी का वररुचि नाम भी है। तो कात्यायन जी के क्या हैं? वार्तिक। क्या है दोस्तों? वार्तिक। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल एकदम सरल सा सवाल है। देखिए, संधि के आधार पर है। इति धन आदि इत्यत्र संधि ही वर्तते। यहाँ पर आपको संधि बतानी है इति धन आदि में। तो इति धन आदि में आपको पता है इति में ई है और आगे आपको स्वर मिल रहा है, तो यहाँ पर यण संधि हो जाएगी। तो गुण संधि नहीं होगी, वृद्धि संधि नहीं होगी, उपपद संधि होती नहीं है आपकी इसमें, और यण संधि हाँ बिल्कुल सही है, तो यण संधि हो जाएगी। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्या होगा? डी ऑप्शन सही है। ठीक है ना। तो आप बाकी ऑप्शन हो ही नहीं सकते इसमें आपके, तो आपका यण संधि हो जाएगी इको यणचि सूत्र से। इको यणचि सूत्र से एक के स्थान पर यण आदेश हो जाता है अच परे होने पर। ठीक है, ये तो आपने पढ़ा होगा। अगला सवाल। अगला सवाल हमारा देखिए शिक्षण से संबंधित है और सवाल ज़्यादा कठिन नहीं है, एक बार पढ़ते हैं। संस्कृत शिक्षण से उद्देश्यानि सन्ति। संस्कृत शिक्षण के उद्देश्य कौन से होते हैं? भारतीय संस्कृति ज्ञानम, शुद्धोच्चारणम, स्मरण शक्ति वर्धनम, सर्वाणी। बताइए क्या आंसर होगा? चलो हम बता देते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स डी ऑप्शन है। यानी कि संस्कृत शिक्षण के सारे ही उद्देश्य होते हैं। भारतीय संस्कृति का ज्ञान भी उद्देश्य है, शुद्ध उच्चारण भी उद्देश्य है, स्मरण शक्ति को बढ़ाना भी उद्देश्य होता है। ठीक है, तो ऐसे करके सर्वाणी उत्तर हो जाएगा। चलो सेकंड लास्ट हमारा सवाल है। देखिए, संस्कृत शिक्षण से प्राचीन पद्धति वर्तते। संस्कृत शिक्षण की प्राचीन पद्धति है। कौन सी पद्धति प्राचीन पद्धति है? भंडारकर पद्धति ही, पाठशाला पद्धति ही, पाठ्यपुस्तक पद्धति ही, संभाषण पद्धति ही। बताइए कौन सा आंसर होगा? चलो हम आपको सीधा आंसर बता देते हैं। इसका राइट आंसर है पाठशाला विधि ही। कौन सा है? पाठशाला विधि ही। देखो सवाल को समझो आप। सवाल में पूछा जा रहा है कि संस्कृत शिक्षण की प्राचीन विधि आपको बतानी है, पद्धति। तो प्राचीन पद्धति आपको संस्कृत शिक्षण की बतानी है। ऑल ओवर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो ऐसा यदि सवाल आता है तो आपका उत्तर होगा पाठशाला विधि। यदि आपका सवाल आता कि व्याकरण शिक्षण के अंदर आपको प्राचीन विधि बतानी है, व्याकरण शिक्षण के अंदर पूछा जाता, तो आपका उत्तर होता भंडारकर विधि। लेकिन ऐसा सवाल में नहीं पूछा गया है। सवाल पूछ रहा है कि संस्कृत शिक्षण में प्राचीनतम विधि जो है, प्राचीन विधि वो कौन सी है या पद्धति? तो हमारा आंसर होगा पाठशाला विधि या पद्धति। ठीक है, लास्ट सवाल और देखते हैं। लास्ट सवाल बहुत ही सरल सवाल है। देखिए, मौखिक परीक्षायाः प्रकाराणि सन्ति। मौखिक परीक्षा के प्रकार हैं शलाका परीक्षा, शास्त्रार्थ, भाषणम, सर्वाणी। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? आपको बताना है कि मौखिक परीक्षा का प्रकार है, तो इसमें आपके सर्वाणी उत्तर हो जाएगा डी। यानी कि जितने भी ऑप्शन हमें दिए हुए हैं ये सारे के सारे मौखिक परीक्षा के ही प्रकार हैं। यानी कि शलाका परीक्षा मौखिक होती है, शास्त्रार्थ मौखिक होता है, भाषण मौखिक होता ही है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सर्वाणी। यानी कि सारे ही ऑप्शन आपके सही हैं। तो राइट क्या हो गया? सर्वाणी हो गया। ऐसे करके अभी हमने आपको L2 की भाषा फर्स्ट संस्कृत आपको बताई है। यहाँ पर आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। हमने 30 प्रश्न आपको बिल्कुल एक एक को अच्छे से समझा करके बताए हैं। ये हमारा लगभग 45-46 मिनट का वीडियो है। इसको आप ज़रूर सुनें, अपने दोस्तों को शेयर करें और ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट में अपने विचार ज़रूर हमें भेजें। और आपका स्कोर कितना रहा, कैसा आपका स्कोर रहा है, जो भी बातें हैं आपकी ज़रूर हमें बताएं, कमेंट के रूप में हमारे साथ साझा करें। और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट के माध्यम से
आप पूछ सकते हैं, ज़रूर उत्तर मिलेगा, ज़रूर आपकी समस्या का समाधान होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही पर्याप्त है। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे भाषा सेकंड, उसके 30 प्रश्नों को व्याख्या के साथ में समझाया जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही पर्याप्त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपना का ध्यान रखें और जय तु भारतम।